Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, welcome to EduRise India. I am Dr. Sanjay Kumar Sharma, your biology faculty. Today I am going to start my second video lecture on cell biology. Students, previous video lecture में हम लोगों ने सेल के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा था कि हमारा सेल क्या है, एक कैसा सिस्टम है. बट बिफोर स्टार्टिंग this class, let us just recapitulate what we studied in the previous class. Previous class में हमने सीखा था सेल ये एक मेरा लिविंग सिस्टम है और किसी भी लिविंग सिस्टम को अगर सेल कहेंगे तो उसमें कम से कम 3 कंपोनेंट जरूर देखेंगे. ए लिविंग सेल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 3, कम से कम 3 चीज होना चाहिए. तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि फर्स्ट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डीएनए. दिस वन इज द प्रोग्राम मॉलिक्यूल. हमने कहा था ये प्रोग्राम मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम आपका सिस्टम रन करता है. सेकेंड वन हम लोग ने पढ़ा था कि राइबोसोम्स होना चाहिए. थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर ये 3 चीज हैं सिस्टम में तभी जाके वो सेल होगा. अगर आप डीएनए है, ये राइबोसोम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको हम सेल कहेंगे. आप कहोगे कि आरएनए क्यों नहीं? आपने तो कहा था कि किसी भी सिस्टम को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि डीएनए आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन सेल में फंक्शन करता है. प्रोटीन ही सेल में फंक्शन करता है. जब तक सेल में प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन मीन्स आप इसको एंजाइम भी बोलते थे. इट्स मीन्स अगर लिविंग सिस्टम है, लिविंग रिएक्शंस है, दैट मीन्स कि कंट्रोल बाय द एंजाइम. इसको हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन. तो आरएनए क्यों नहीं बोले हम यहां? क्योंकि डीएनए की प्रॉपर्टी आरएनए बनाना. पूरे बायोलॉजी में डीएनए की आप 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. 2 ही प्रॉपर्टी होती ही है डीएनए की. या तो डीएनए बनाएगा, खुद का अपना कॉपी बनाएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो आप पढ़ोगे आगे, या डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करेगा. डीएनए तीसरा काम नहीं जानता है. अगर डीएनए की प्रॉपर्टी ही है आरएनए बनाना, अगर ये डीएनए आरएनए बनाना बंद कर दिया तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा. इसका मतलब सिस्टम खत्म, डेड. सो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि डीएनए अगर बोल दिया अब तो आरएनए हो गया, और राइबोसोम बोल दिया तो प्रोटीन बोलने की जरूरत नहीं है कि राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है. तो ये आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यहां तक हमने सीखा था. स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका सेल एक डायनामिक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है. ये स्टैटिक चीज नहीं है. इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ये डायनामिक चीज है, सिस्टम स्टैटिक नहीं है, रिएक्शंस चल रहा है इसमें. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल के साइज के बारे में, सेल के शेप के बारे में, और हमारा जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स फॉर द डिस्कशन, जैसे सेल डिफर इन शेप एंड साइज एंड कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म. अब सपोज कीजिए कि ये सेल है, इसको आपने फंक्शन दिया है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स. जैसे आपका न्यूरॉन है, तो अब आपका न्यूरॉन का जो शेप होगा और न्यूरॉन का जो साइज होगा वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उसको रखना क्या, सेल के कंटेंट्स क्या होगा, ये डिपेंड करेगा सेल का फंक्शन क्या है. जैसे न्यूरॉन का फंक्शन दिया गया है कि न्यूरॉन को ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन देना है. तो आप अब इस न्यूरॉन में 2 प्रोसेसेस होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 प्रोसेस होना चाहिए कि एक तो वो रिसीव करे इंफॉर्मेशन को
और दूसरा होना चाहिए कि ये ट्रांसमिट करे। अब है कि मिनिमम 2 प्रोसेस तो होना ही चाहिए। तो इंफॉर्मेशन ये रिसीव कर रहा है, देन ट्रांसमिट कर रहा है। आप पढ़े हो या पढ़ोगे कि न्यूरॉन में डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, तो प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन में जो प्रोसेसेस निकला है उसको आप न्यूराइट्स कहते हो। तो ये सेल जो है शेप, साइज या कंटेंट्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफर का फंक्शन दे परफॉर्म। द अपर लिमिट ऑफ द सेल साइज इज डिटरमाइंड बाय द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। हमें यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो पर डिस्कस करना है। अब देखो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अगर आप सेल की बात करोगे तो सेल का जो वॉल्यूम हुआ, मतलब इसका रिक्वायरमेंट्स हुआ, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा वॉल्यूम। सरफेस एरिया जो हुआ ये आपको सप्लाई, सेल का जो रिक्वायरमेंट्स है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है, उससे ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए। मतलब एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सेल, सरफेस एरिया आपके सेल की एक्सचेंज कैपेसिटी को बता रहा है, और वॉल्यूम आपका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। अगर वॉल्यूम बड़ा होगा दैट मींस मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसी के अनुसार सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि रिक्वायरमेंट, अगर आपका रिक्वायरमेंट सिस्टम का ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज कैपेसिटी दैट मींस की सरफेस एरिया होता है। तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे, नो सेल कैन हैव द वॉल्यूम दैट हैज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सरफेस। इसका जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा नहीं हो जाए उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी से। अगर इसका, ये तो मेरी फैक्ट्री है, सिस्टम सेल एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है, डायनामिक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट उसके एक्सचेंज कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट कम रहे और एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा रहे, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्सचेंज कैपेसिटी हो, जितना इसको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ये सप्लाई कर सके। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे स्मॉल बॉडीज हैव द मोर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम देन द लार्ज बॉडीज। छोटा बॉडी है उसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और बड़ा बॉडी होगा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम उसका कम होगा। इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम चलो 3 साइज का क्यूब लेते हैं, एक छोटा, एक इससे थोड़ा बड़ा, एक उससे बड़ा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने क्यूब लिया है, ये मत समझिएगा कि सेल क्यूब ही होता है, इसलिए ये मॉडल लिया क्योंकि हम इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में ये आसान है। अब ये है कि इसका आप, इस ए का आप सरफेस एरिया पहले निकालो। सपोज करो कि इसकी जो लेंथ है ये 1/2 mm है, ये 1/2 mm है, ये 1 mm है एक साइड इसका, ये मान लो 2 mm है। अब इसका ए का सरफेस एरिया आप निकालें, सरफेस एरिया 6L², क्यूब है, 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, तो 6 इंटू स्क्वायर इजकल टू 6/4 इजकल टू 3/2। वॉल्यूम लीजिए, वॉल्यूम L³ 1/2 पर पावर क्यूब 1/8। अब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इसका देखिए, 3/2 1/8 24/2 12/1। ये इसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिए।
अब इसका निकालें बी का, ये सरफेस एरिया दैट इज 6, वॉल्यूम 1, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम 6/1, सरफेस एरिया फॉर सी 6/24, वॉल्यूम L³ 8, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम 24/8 इक्वल टू 3/1। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ देखिए इससे बड़ा बी साइज ज़्यादा है इससे, ये 6/1, इसके बाद ये 3। जैसे जैसे साइज बढ़ाते जा रहे हैं सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम माने एस सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझें, यहां समझे आपने साइज बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, छोटा सेल का। अब ये देखिए अगर इस जगह पर अगर आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया बड़ा है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसका मतलब है कि सेल एरिया क्या होता है कि एक्सचेंज कैपेसिटी, सप्लाई। इसका मतलब क्या है, सप्लाई करने की क्षमता सेल के पास ज़्यादा है, और वॉल्यूम क्या है, इसका रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। इसका मतलब इसका रिक्वायरमेंट इसकी तुलना में कम है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट इसको कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए स्मॉलर सेल हमेशा ज़्यादा एक्टिव होता है देन किसकी तुलना में, लार्जर सेल की तुलना में। ये एक कंसेप्ट है जो आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि साइटोलॉजी, जिसको कि हम लोग अपग्रेडेड वर्जन में सेल बायोलॉजी का है, इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम एंड अगर कहीं फ्लूइडिटी आ रही है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड स्ट्रक्चर है तो वहाँ सरफेस टेंशन, अगर ये कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे तो आप बड़े मैटर को छोटे में डील कर दोगे और काफ़ी इफेक्टिवली एनसीईआरटी समझ में आएगी, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बात जानी है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बात चली जाएगी आपकी, क्योंकि आप समझ रहे हो वॉल्यूम का मतलब, समझ रहे हो कि भाई वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्स का रिक्वायरमेंट बता रहा है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और एरिया जो है आपकी एक्सचेंज कैपेसिटी बता रही है। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो सिर्फ सिस्टम वेस्ट भी बनाएगा, उसको तो रिमूवल करना पड़ेगा। अगर सिस्टम बड़ा है तो डिफ्यूजन लंबा डिस्टेंस तक न करना पड़ेगा, और छोटा है तो शॉर्ट डिस्टेंस तक न डिफ्यूजन होना होगा। तो ये आपको एक ध्यान रख के ही सिस्टम को चलाना। हमने कहा था कि मेरा 1-2 लेक्चर जो है, एक दो या 3 लेक्चर वो जो होगा वो काफ़ी बेसिक होगा, फिर हम टू द पॉइंट्स जो आपको सिर्फ इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आपको एनसीईआरटी के हर स्टेटमेंट को समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर भी हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। यहाँ देखो, नेक्स्ट आप, ये सेल है, किसी भी सेल का अगर तुम साइज बढ़ाते हो, ठीक है, आपने साइज बढ़ाया, साइज को इंक्रीज किया, ठीक है, तो एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चूंकि एरिया जो है, आप एरिया बढ़ेगा L स्क्वायर से, 6L स्क्वायर है, चूंकि हम वहाँ क्यूब लिए थे, 6L स्क्वायर है, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एरिया L स्क्वायर से बढ़ेगा और वॉल्यूम L³ से। ये आपका एरिया जो है स्क्वायर से बढ़ेगा और वॉल्यूम जो है वो क्यूब से बढ़ जाएगा, ठीक। तो जब हम साइज सेल का बढ़ाएंगे
ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से आप यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे, ठीक है। तो साइज जब बढ़ेगा तो क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट रेस्ट्रिक्ट द सेल साइज। आप सेल का साइज को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, एक लिमिट के बाद सेल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट रेस्ट्रिक्ट द सेल साइज, सेल साइज का रिस्ट्रिक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर आपने साइज ज्यादा बढ़ाया तो एरिया बढ़ेगा स्क्वायर से, वॉल्यूम बढ़ेगा क्यूब से। तो एरिया से ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जबकि ज्यादा होना चाहिए एरिया। क्योंकि आप अपने अब माइंड में सेट कर लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एरिया ज्यादा होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसके रेस्पेक्ट में कम होना चाहिए, तो सिस्टम मेरा एडवांस होगा। इस मैटर को आप सेल बायोलॉजी के लिए आप सेट कर लीजिए, ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब ये वॉल्यूम तो बढ़ गया, आपने तो सेल का साइज बढ़ा दिया, तो एरिया से ज्यादा आपने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया एल क्यूब से। इसीलिए हम लोग क्या किए कि इसमें एक अगर कंपार्टमेंट कर दें तो सेल का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया आपने, कम कर लिया, और एरिया दैट इज मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ गया। तो यदि आप इसमें कंपार्टमेंटेशन करते चले गए तो सेल का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और एरिया तो बढ़ाते चले गए, क्योंकि हर के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आप इसको कहते हो। इसी कंपार्टमेंट्स को आप न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नाम देते हो। तो कंपार्टमेंटेशन करना मजबूरी हो गया। इसीलिए एक यहां पर एक पॉइंट और आप इस जगह पर एक पॉइंट और आप डिराइव कर सकते हो कि दिस कंपार्टमेंटेशन इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट। ये जो कंपार्टमेंटेशन है ये आपके एडवांसमेंट का साइन है। इसलिए आप कहते हैं यूकैरियोटिक सेल इज एडवांस देन द प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि हमें डिफरेंसेस देखना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच। तो पहला डिफरेंसेस तो हम कंपार्टमेंट्स ही देखेंगे। इस जगह पर आप फर्स्ट पॉइंट यहां जो हम लोग डिराइव किए कि हम लोग को ये देखना है कि सरफेस एरिया हमेशा वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो अगर हाई रहे, दैट मीन्स वॉल्यूम कम रहे, एरिया ज़्यादा रहे, तो सिस्टम मेरा एडवांस होगा। ये माइंड में हमने सेट कर लिया। सेकेंड जो पॉइंट है हमने लिख दिया कि कंपार्टमेंटेशन is the sign of advancement। ठीक है, जितना ज्यादा कंपार्टमेंट्स होंगे सिस्टम एडवांस होगा। क्यों होगा, हमने आपको इसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो बात है मेरी, अब जो ये बात है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है या माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानते हो, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और ये F1 पार्टिकल्स हैं, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर सिर्फ हम कंपार्टमेंट्स देखें तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ये आउटर इनर के बीच 1 है और इसके अंदर सेकंड कंपार्टमेंट है। और अगर यही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को आप देखे हो, इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें आप कहते हो कि ये ग्राना है, स्ट्रोमा है, या बनाते हो, ठीक है। तो इसमें तुम कंपार्टमेंट्स देखो, ये 1 2 3 4 5 बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि दोनों में से एडवांस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो सिर्फ कंपार्टमेंट्स आप बताइए कि ये एडवांस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। जब पहला लाइफ अर्थ पर आया था तो वो हेटेरोट्रॉप्स था, बाद में वो ऑटोट्रॉप्स हुए हैं। इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया, एक हाइपोथेसिस ये भी दे सकते हैं हम कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो क्रिस्टी है, ये क्योंकि F1 पार्टिकल यहां लगा हुआ है, कहता है ये आप इसको हम ब्रेक कर दें
ये तोड़ दें, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये जो ब्रेक करने के बाद ये बना, ये थैलेक्वाइड बना, यही थैलेक्वाइड है। और व्हेन दिस थैलेक्वाइड अरेंज वन अबव द अनदर, जब ये आपस में अरेंज हो गए एक के ऊपर, तो ये एक स्ट्रक्चर ग्रानम का फॉर्मेशन हुआ, पुलर फॉर्म में ग्राना हुआ। आप ये हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं आप। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन जो है, जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे उसके ऑरिजिन के बारे में बताएंगे, कई हाइपोथेसिस बताएंगे उसके ऑरिजिन के बारे में। लोग तुमसे कहेगा कि ये कैसे कह सकते हो कि ऐसा हुआ होगा। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल है, यहाँ भी F1 पार्टिकल है, इसका ये इनर मेम्ब्रेन इससे मैच खाता है। तो ये सब हम लोग एविडेंसेस देंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम दो बात माइंड में सेट कर लें कि भाई किसी भी सिस्टम में सेल एडवांस जब होगा, कोई भी सिस्टम एडवांस होगा, तो एरिया वॉल्यूम की तुलना में उसका ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो उसके एक्सचेंज कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट कम हो और एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो जितना रिक्वायरमेंट होगा पूरी की पूरी तरह से आपको कंप्लीट कर पाओगे आप। एडेप्टेशन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस एरिया आपको बढ़ाना है, सरफेस एरिया आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए एडेप्टेशन जो है, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे देखो कि यदि आपको दिखाएं तो लॉन्ग एक्सटेंशंस न्यूरॉन है, ठीक है, ये थिन एंड फ्लैट सेल्स हो सकते हैं, या ब्रिसल्स लाइक एक्सटेंशंस जैसे माइक्रोविलाई है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो तो बढ़ेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट्स सेट किया था स्टार्टिंग में, उसको हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस देखेंगे, और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.